12 नंबर सवाल है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, साइन आइन बटा साइन आर होता है। इसी तरह हम लोग 13 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कहता है? गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है? गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका बी, आर बराबर 2F होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, आर बराबर 2F होता है। इसी तरह हम देखेंगे 14 नंबर सवाल क्या कहता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तर लेंस का उपयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 15 नंबर सवाल, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण में हम आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 16 नंबर सवाल, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर कितना होता है? अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर कितना होता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, भी m बराबर v बटा u होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग देखेंगे 17 नंबर सवाल क्या कहता है? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो 17 का आंसर हो जाएगा एक डाईऑप्टर होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, एक डाईऑप्टर होती है। तो आप सब इसे याद करके जाइएगा। इसी तरह 18 नंबर सवाल देखते हैं, किस दर्पण एवं वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? 18 का आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग अगला सवाल देखते हैं, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है? किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ध्रुव तथा फोकस के बीच में। इसका आंसर हो जाएगा बी, ध्रुव तथा फोकस के बीच में। इसी तरह हम लोग 20 नंबर सवाल देखते हैं, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम देखेंगे अगला सवाल, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या से दुगुनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 20 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 22 नंबर सवाल, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होने के क्या कारण थे? प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होने का क्या कारण है? 22 का आंसर हो जाएगा ए, लेंस की दो वक्र सतह होती है, इसलिए लेंस की दो वक्र सतह होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग देखेंगे 23 नंबर सवाल क्या कहता है? आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे और प्यारा सा एक लाइक कर दे। इसी तरह हम लोग देखेंगे 23 नंबर सवाल क्या कहता है? हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह हम लोग 24 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कहता है? वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच का संबंध क्या है? वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी का बीच का संबंध क्या है? तो 24 का आंसर हो जाएगा एफ बराबर r/2 होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, एफ बराबर r/2 होता है। इसी तरह हम लोग 25 नंबर सवाल देखते हैं, दो क्रिस्टीय पृष्ठ से घिरा ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? 25 नंबर सवाल है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? 25 का आंसर हो जाएगा बी, गोलीय लेंस कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग अगला सवाल देखते हैं, क्या कहता है? लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता क्या होती है?
तो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। तो 26 का आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग अगला सवाल देखते हैं, क्या कहता है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 27 नंबर सवाल क्या कहता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। 27 का आंसर हो जाएगा ए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप सब इसे याद कर लीजिएगा और पूछेगा अवतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग लिखे, तो आप सब नहीं लिख दीजिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में होता है। बहुत सारा है, तो आप सब उसे याद करके जाइएगा, ये 2 नंबर में पूछता है। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे अगला सवाल 28 नंबर सवाल क्या कहता है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब, यानी उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम। 28 का आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। प्रतिबिंब फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग 29 नंबर सवाल देखते हैं, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। 29 का आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, वास्तविक और उल्टा होता है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब। आप सब इसे याद कर लीजिएगा, ये वीपीआई ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह आखिरी सवाल हम लोग देखते हैं, क्या कहता है। आखिरी सवाल है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो 30 का आंसर आप लोग बताइएगा कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे। आज की क्लास आपको कैसा लगा?